इतिहास ने जो लिखा दिखी केवल परछाई। ताजमहल शाहजहां का नहीं, सच्चाई कहीं और छिपाई। ताजमहल शाहजहां की बनाई, मुमताज की निशानी, उनके अमर प्यार का प्रतीक, मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। दोस्तों, ताजमहल की तारीफ में आप सबने ये वाक्य तो अक्सर सुने ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे तो तेजो महालय भी कहा जाता है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र जैसे ग्रंथों में तेजो का अर्थ है शिव के तेज लिंग, अग्नि लिंग का प्रतीक है। यानी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ताजमहल कोई मुस्लिम मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने अपने मरहमतज महल के लिए तबाह कर दिया। चलिए विस्तार से जानते हैं इस विवाद की कहानी, इसके पीछे के दावे, उनका खंडन, सामाजिक राजनीतिक असर और ये भी कि आखिर कहां से ये बात सामने आई। तो दरअसल 31 अक्टूबर को बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। उसी को लेकर परेश रावल ने अभी एक दिन पहले ही यानी 29 सितंबर को मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति ताजमहल के गुंबद से बाहर निकल रही थी। इस पोस्ट का कैप्शन था, व्हाट इफ एवरीथिंग यू बीन टॉट इज अ लाई, द ट्रुथ इजंट जस्ट हिडन, इट्स बीइंग जज्ड, अनवील द फैक्ट्स विद #TajStory। दोस्तों, अब इस मोशन पोस्टर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया और परेश रावल पर मजहब के साथ खिलवाड़ करने जैसे रिएक्शंस आने लगे। वही लोग जो पद्मावती से लेकर अन्य फिल्मों के लिए बाकी दुनिया को ज्ञान देते हैं कि बिना फिल्म देखे किसी भी तरह का प्रोटेस्ट गलत है, वो लोग जो फिल्मों का विरोध करने वालों को रिग्रेसिव बताते हैं, वही लोग आज सबसे आगे बढ़कर खूब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्शियल मूवीज को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर डिफेंड किया, उनकी तबीयत परेश रावल के मूवी के बारे में सुनकर क्यों खराब हो गई। जिनको क्रिएटिविटी और फ्रीडम की बहुत चिंता रहती है, आज वही लोग इसका मीटर डाउन करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। फिल्म राइटर दारूक फारूकी लिखते हैं, भारत इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, संघी भारत को मजाक का पात्र बना रहे हैं। यह सब देखकर ही आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। मुझे पता है कि हमें लोगों के आईक्यू पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह तो लंगूर के स्तर की बकवास है। फारूकी साहब आईक्यू की बात कर रहे हैं, जैसे खुद इन्होंने इंटरस्टेलर की स्क्रिप्ट लिख दी है। जिस भाषा और जिस फ्रस्ट्रेशन की झलक अपने स्क्रिप्ट में वो दे रहे हैं, वो दरअसल इसलिए है क्योंकि अब तक इतिहास को ट्वीक करके नैरेटिव बनाने का काम तो इनके रहा है, और अब एक काउंटर आर्गुमेंट बिल्ड हो रहा है, तो उसे डिस्क्रेडिट करना एक स्ट्रैटेजी है। आगे चलते हैं। यहां पत्रकार मारिया खान लिखती हैं, बाबू राव से लेकर भाजपा के विदूषक तक परेश रावल ने साबित कर दिया है कि आप दशकों तक बॉलीवुड में टिके रह सकते हैं और फिर भी एक सस्ते संघी मीम के रूप में मर सकते हैं। ये सो कॉल्ड पत्रकार मोहतरमा जी द ताज स्टोरी की मोशन पोस्टर देखने मात्र से इस तरह इनका ब्रेन में वायरिंग फॉल्ट हुआ कि सीधे मरने की भाषा बोलने लगी। सोचिए, ये वही लोग हैं ना, दांतों से शब्द चबा चबा कर एक्सेंट वाली अंग्रेजी में डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिसेंट की बात करते हैं, लेकिन ये सारा ज्ञान हिंदुओं के लिए। अगर थोड़ा सा भी काम इनके द्वारा फैलाए गए नैरेटिव के सामने डिस्कोर्स बनाने का आता है, तो इनकी सारी डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लाइट लेके तालिबान हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है और ये लोग मिथुन दा के पिक्चर के विलन भी भाषा बोलने लगते हैं। और इसी कड़ी में खुद को इतिहास की तुर्रम खान समझने वाली रुचिका शर्मा भी यहां कूद पड़ी। वे लिखती हैं कि दुख की बात है कि उन्होंने तेजो महालय के झूठे मिथक पर एक फिल्म बनाई है, जिसका जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मैडम, प्रमाण वैसे ही नहीं है जैसे आपके इतिहासकार होने के कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ नेटिजन्स ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने की कोशिश बताया, तो किसी और ने इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आधारित एक प्रोपेगेंडा फिल्म करार कर दिया और यह बोला कि संघी लोग असली इतिहास को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। साथ ही एक और यूजर तरुण गौतम ने परेश रावल के गौमूत्र पीने वाले एक पुराने बयान पर तंज करते हुए यह लिखा कि यही कारण है कि आपको अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए मूत्र नहीं पीना चाहिए, यह आपको मानसिक रूप से बीमार बनाता है। अब सोशल मीडिया पर इतना आउटरीच होने के तुरंत बाद ही परेश रावल ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और एक डिस्क्लेमर के साथ ये पोस्ट किया,
कि फिल्म द ताज स्टोरी के निर्माताओं का स्पष्टीकरण है कि यह फिल्म किसी भी धार्मिक मामलों से संबंधित नहीं है, ना ही यह दावा करती है कि ताजमहल के भीतर एक शिव मंदिर स्थित है। यह फिल्म केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप फिल्म देखें और अपनी राय बनाएं। दोस्तों, अपनी राय तो हम 31 अक्टूबर को मूवी देखने के बाद ही बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऐसे कुछ दावे बताना चाहेंगे जिसके चलते ताजमहल को तेजो महल कहे जाना शुरू हुआ। तो यह दावा सबसे पहले पुरुषोत्तम नागेश ओक ने फैलाया। ओक ने 1989 में अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में कहा कि ताजमहल का निर्माण 1155 ईस्वी में चंदेला राजा परमार्दी देव ने किया था। इसे इन्होंने तेजो महल नाम दिया, जिसका अर्थ है प्रकाश का महल या तेज का महान आवास। ओक के अनुसार इसे मोहम्मद गौरी के 12वीं सदी के आक्रमण में नुकसान पहुंचा। बाद में हुमायूं के हारने के बाद यह जयसिंह वन के पास गया। 1631 में मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इसे जबरन हासिल किया, हिंदू प्रतिमाओं को हटाया और इस्लामी शिलालेख जोड़े। बाकी ओक ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होते तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है। शाहजहां के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हों उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा। बाकी दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा में 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी जो कथित तौर पर नकली बताई गई है। इसके अलावा ओक ने 2000 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे अदालत ने विम्सिकल ऑब्सेशन बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन उनकी यही थ्योरी बाद में सोशल मीडिया, ईमेल और किताबों के जरिए फैलती रही। इतिहासकारों के प्रमाण के साथ ताजमहल की वास्तुकला पर भी चर्चा हुई है, जैसे कि अष्टकोणीय आकार, कमल की आकृति, त्रिशूल जैसी शिखर, स्वस्तिक जैसी आकृति। लोगों का मानना है कि इसकी हिंदू मंदिरों जैसी वास्तुकला है, उदाहरण के तौर पर जावा के चंडी सीवू। बाकी इसके मीनार हिंदू चौकियों जैसे हैं और दरवाजे 12वीं सदी के बताए जाते हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो बादशाहनामा यानी शाहजहां के इतिहास में जयसिंह से एक हवेली प्राप्त करने का उल्लेख है। औरंगजेब के 1652 के पत्र में लीक्स की शिकायत है, जो एक पुरानी इमारत का संकेत देती है। बाकी इसका स्थान और प्रतीक भी कुछ की माने तो हिंदू मंदिर की आशंका जताता है, जैसे कि यमुना के किनारे केंद्रीय गुंबद, शिव की मुकुट जैसी, सांप के नक्शे। हिंदू मंदिर अक्सर नदी के पास होते हैं। इसके अलावा वहां के बेसमेंट को छिपाने की कोशिश बताई जाती है। ये दावे 2010 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए। 2015 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और वकीलों ने पूजा करने की याचिकाएं दायर की। बाकी 2024 में एबीएचएम ने जलाभिषेक करने की कोशिश की थी, जिसमें काफी गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने भी तेजो महल को लेकर कई बातों की पुष्टि करते हुए क्या कहा, वो आप यहाँ सुनिए। शाहजहां से पहले एग्जिस्ट करता था। राजा जय सिंह से शाहजहां ने इसको एक्सचेंज में लिया। ये अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाहनामा में मेंशन्ड है कि उन्होंने उसको एक्सचेंज में लिया। तो एक्सचेंज में तभी तो लेंगे जब प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करती होगी। ये एक शिवालय था, तेजो महल है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको रखने का स्थान था। और आज जो लोग कहते हैं पानी टपकता है, वो पानी नहीं, वो कोई बिल्डिंग में लीकेज नहीं है, वो शिवालय पे अभिषेक करने के लिए पानी टपकता। तो दोस्तों, ताजमहल बनाम तेजो महल की ये बहस कोई नई नहीं है। ना जाने कितनी किताबें, याचिकाएं और बहसें इसके इर्द गिर्द घूम चुकी हैं। लेकिन जो नया है वो है सोशल मीडिया का ये माहौल। अब तक केवल इस पर बात हुई थी, लेकिन अब जब इस पर
पर फिल्म आ रही है तो सबके दिल में घबराहट और बेचैनी होने लगी है। इतनी बेचैनी कि इस पर डिबेट करने के बजाय और फिल्म के बजाय लोग सीधा व्यक्तिगत गालियां दे रहे हैं। और आज गाली देने वाले यही लोग कल अपनी सुविधा के अनुसार इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे। जो लोग सिनेमा को अलग अलग विचार प्रस्तुत करने का मीडियम बताते हैं, वही लोग परेश रावल जैसे अभिनेता को विदूषक, सस्ता संगी या लंगूर कहकर गाली देकर न सिर्फ उनकी मेहनत का बल्कि दर्शकों की समझ का भी अपमान कर रहे हैं। खैर, इन लोगों ने तो आम राय बना ली है कि इनके इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स से कुछ बदल नहीं रहा, तो ये अब गालीबाजी में उतर आए हैं। लेकिन यह मूवी 31 अक्टूबर को रिलीज होगी और फिर हर दर्शक अपनी राय बना सकेगा। सही गलत का फैसला इतिहास और तथ्यों से होगा, ना कि अपने कन्वीनियंस पर इंटेलेक्चुअल और ट्रोल्स बनने वाले लोगों के आंसुओं से। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।